प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर चूजन बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो ना ही सिर्फ ग्रेजुएशन में पूछा जाता है, बल्कि ये जूनियर लेवल पे 11th और 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ यूपीएससी जैसे ऑप्शन सब्जेक्ट्स के भी अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्लेन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह शुरुआत में दो लाइंस बोली थी, दैट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर चूजन बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस। आज इस स्टेटमेंट को भी हम समझेंगे और इस पूरे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी हम आज के इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस बेहद खास वीडियो की। इस रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को देखने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो ये है कि आखिर ये रॉल्स क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉल्स एक बहुत बड़े अमेरिकन फिलोसफर्स का नाम है। अमेरिकन फिलोसफर जॉन रॉल्स, इनका पूरा नाम जॉन रॉल्स था, जिन्होंने बहुत सारी फिलोसफीज दी है, जिसमें से सबसे मेजर फिलोसफी इनका थ्योरी ऑफ जस्टिस था। आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ साथ इन्होंने बहुत सारी और भी थ्योरी दी, जैसे इन्होंने राइट के ऊपर अपना थ्योरी दिया, और भी बहुत सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज लोगों के सामने रखे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं आपसे चाहूंगा आप एक ऑनेस्ट आंसर दें। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट व्हाट इज अ गुड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू यू। आपसे अगर मैं बोलूं कि आपको एक सोसाइटी बनाना है, तो आपके अनुसार एक अच्छा सोसाइटी क्या होगा? अगर आप वो पूरे फॉर्मेलिटीज़ को भूल कर एक करेक्ट आंसर पे स्टिक करते हैं, देन डेफिनेटली आपका एक ही आंसर होगा, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें मेरे बेनिफिट्स हो, जिसमें मेरे फायदे छिपे हों, वैसी सोसाइटी मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर, दैट इन विच योर इंटरेस्ट आर प्रिविलेज्ड, आर एट प्रिविलेज्ड पोजीशन। यानी कि आपके जो फायदे की चीज़ है वो काफ़ी प्रिविलेज्ड पोजीशन पे है, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी बात है। तो इससे क्या होगा, अगर आप रॉल्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो रॉल ने ये बोला कि कोई भी इंसान चाहेगा कि मैं जो भी सोसाइटी बनाऊं, अगर आपके ऊपर मैं सोसाइटी बनाने के छोड़ देता हूं, तो कोई वो ऐसा सोसाइटी बनाना पसंद करेगा जिसमें उसके फायदे की बात हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट छिपा हो। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि वह अपना सेल्फ इंटरेस्ट दिखेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ह्यूमन क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं। और जब हम ह्यूमन के सेल्फिश नेचर की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सोसाइटी बनेगा जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट से छिपा हो, और इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनजस्टिस और अनफेयरनेस छिपा होगा। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जस्टिस नहीं होगी, इसमें फेयरनेस नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ हर एक इंसान की सेल्फिशनेस छिपी होगी। और ये जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट था। अब ये सारी एक बैकग्राउंड थी रॉल्स थ्योरी की, ये एक बेसिक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो मैंने आपको आपके पर्सनल लाइफ से रिलेट करके बताया। आगे बढ़ते हुए अब जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है ये कहाँ से इवॉल्व हुई, कहाँ से आई है, तो ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ों को अब हम देखते हैं। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकल चीज़ों की, तो जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है वो उनकी ही बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस से आई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। उस बुक से यह लिखा गया है, जिसमें जॉन रॉल ने थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोवाइड किया, और उन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है ये सोसाइटी में फेयर एंड जस्टिस का कंडीशन क्रिएट करेगी, फेयर एंड जस्टिस का कंडीशन क्रिएट करेगी। ये जॉन रॉल्स का स्टेटमेंट था। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ऐसा हो सकता है, कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि सोसाइटी के अंदर फेयरनेस एंड जस्टिस को क्रिएट कर सकती है। इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं, कि आखिर पूरे जॉन रॉल्स की जो थ्योरी थी इसमें क्या चीज़ें थी। जॉन रॉल्स ने अपने थ्योरी के अंदर तीन चीज़ों को कंसीडर किया, जिसमें उन्होंने पहला रखा इंडिविजुअल, दूसरा था वेल ऑफ इग्नोरेंस, एंड तीसरा था वॉस्ट ऑफ। अब एक एक करके हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, इंडिविजुअल्स का, वेल ऑफ इग्नोरेंस का एंड वॉस्ट ऑफ का। जॉन रॉल्स बोलते हैं कि हमें सबसे पहला स्टेप जो है, हम सबसे फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे देखते हैं। जॉन रॉल्स का ये कहना था कि हम जो सोसाइटी है उसे बनाने के लिए इंडिविजुअल्स के ऊपर छोड़ देंगे। हम इंडिविजुअल्स को पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एक सोसाइटी खुद बनाए, उन्हें किस तरह की सोसाइटी चाहिए, कैसी सोसाइटी वो चाहते हैं। पूरी लिबर्टी इंडिविजुअल्स के ऊपर रहेगी, वो जैसा सोसाइटी चाहते हैं वो अपने लिए चूज कर सकते हैं, वो अपने लिए बना सकते हैं। लेकिन
अब यहाँ पर वो बैकग्राउंड वाली बातें आप ध्यान लाए जो मैंने आपको समझाया था, दैट अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए एक सोसाइटी क्रिएट करना चाहेगा तो वो हमेशा एक ऐसी ही सोसाइटी बनाना चाहेगा जिसमें उसके सेल्फ इंटरेस्ट भी हो। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रॉल्स की थ्योरी आपके दिमाग में आ रही है कि ये तो कुछ अलग हो रहा है। फिर रॉल्स इतने मूर्ख भरे स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं? क्या रॉल्स को ये नहीं दिखा कि इंसान सेल्फिश होता है? कितना भी आप पर्सनल जैसे वर्ड्स को यूज़ कर ले, रॉल्स ने बिल्कुल ध्यान में इन चीज़ों को रखा। तो उन्होंने इस थ्योरी का जो अगला स्टेप था दैट वाज वेल ऑफ इग्नोरेंस, जिसे हम कह सकते हैं पर्दा। एक तरह का पर्दा इन्होंने बोला। पर्दा एक तरह का दीवार, एक तरह का आप कह सकते हैं एक तरह का बुर्का, एक तरह का पर्दा लोगों के नज़रिए के सामने डालने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि वो इंडिविजुअल्स जो कि इस सोसाइटी को क्रिएट करेंगे वो ऐसे इंडिविजुअल्स के सामने हम क्या करेंगे, एक वेल ऑफ इग्नोरेंस डाल देंगे। Now the question comes that what is the meaning of this veil of ignorance? When we talk about veil of ignorance, then it tells that एक ऐसी hypothetical condition जिसके अंदर लोगों के सामने में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देंगे जिसमें उन्हें अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं दिखे, जिसमें वो जो भी चीज़ें करें उसमें वो अपनी सेल्फिशनेस को नहीं देखे। अब सवाल ये उठता है क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और वेल ऑफ इग्नोरेंस का और क्या कॉन्सेप्ट? तो वेल ऑफ इग्नोरेंस में और कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स ये आते हैं कि रॉल अपने थ्योरी के अंदर ये मेंशन करते हैं कि हम जो इंडिविजुअल्स को जब सोसाइटी क्रिएट करने के लिए देंगे तो वो एक ऐसा सिचुएशन रहेगा जब सारे इंडिविजुअल्स रेस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेंगे, एक ही कंडीशन में रहेंगे, सारे इंडिविजुअल्स सेम कंडीशन में रहेंगे। कोई भी इंडिविजुअल के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होगा। That means he says that a situation in which one do not know the position he or she is going to occupy means जो इंडिविजुअल सोसाइटी क्रिएट करेंगे, वो जो सोसाइटी वो ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें उन इंडिविजुअल को भी नहीं पता है कि मेरा क्या पोजीशन होगा, क्या मैं रिच होऊंगा, क्या मैं पुअर होऊंगा, क्या मैं कोई बहुत बड़ा लीडर होऊंगा, क्या मैं ऑफिसर होऊंगा, मैं क्या रहूँगा ये मुझे खुद नहीं पता है। बेशक मैं अपने लिए सोसाइटी क्रिएट कर रहा हूँ बट मुझे अपना क्या पोजीशन होने वाला है ये आई डोंट नो, आई एम अनअवेयर ऑफ इट। और ऐसे कंडीशन में जो इंडिविजुअल होगा वो अपने लिए एक बेहतर सोसाइटी बनाएगा। अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होंगे, लेट मी क्लियर दैट आउट। समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ केक का। मान लेते हैं आपके सामने एक केक है, ठीक है, ये जो केक आपको दिख रहा है ये केक आपको दे दिया गया। आपको ये नहीं पता है कि इस केक का कौन सा हिस्सा आपको मिलेगा। यू डोंट नो दैट विच पार्ट ऑफ द केक यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस वन। सो व्हाट यू विल डू, आपके पास ऑप्शन है कि इस केक को काटें। अब इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स दैट दे लाइक टेस्टी थिंग्स ना, उन्हें केक पसंद है, चॉकलेटी वो केक्स यमी यमी। सो व्हाट दे विल चूज दैट, बहुत सारे लोग क्या करेंगे अगर उन्हें कुछ नहीं बताया गया, उन्हें नहीं अगर उन्हें बता दिया गया कि तुम केक काटो और तुम्हें जो पसंद है वो ले लेना, अगर ऐसा उन्हें कह दिया जाए देन व्हाट दे विल डू कि वो चीटिंग करेंगे, अपने लिए थोड़ा सा बड़ा वाला केक रख लेंगे और दूसरे को थोड़ा सा छोटा दे देंगे। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर हम उन्हें यह कहते हैं कि तुम केक काटो, तुम्हें कौन सा पार्ट मिलेगा, केक का कौन सा हिस्सा मिलेगा, यू डोंट नो, यू आर अनअवेयर ऑफ इट। ऐसे में इंडिविजुअल क्या करेगा, अब इंडिविजुअल पड़ेगा ऐसे में कंफ्यूजन में कि अगर मैं कोई ऐसा केक काटता हूँ जो बड़ा है, साइज में एक पीस है जो बड़ा है, तो इधर वो मुझे मिलेगा या दूसरे को मिलेगा। अगर मुझे मिला तो मैं बेनिफिट में रहूँगा, लेकिन अगर दूसरे को मिल गया तो फिर मुझे उस केक के बदले जो छोटे पार्ट्स मैंने काटे थे उसमें से कोई एक पार्ट मिलेगा, तो मैं लॉस में रहूँगा। तो ऐसे में इंडिविजुअल क्या करेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो उस केक को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। देन व्हाट ही विल डू, ही विल डिवाइड द केक इनटू इक्वल पार्ट, सारे केक के पार्ट्स को इक्वली काट देगा ताकि चलो ठीक है मुझे कोई भी पार्ट मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे केक्स तो इक्वल काटा है मैंने, मुझे जो भी मिलेगा दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जॉन रॉल्स ने लगाया वेल ऑफ इग्नोरेंस का टर्म देते समय। उन्होंने यही बोला कि जो वेल ऑफ इग्नोरेंस का टर्म है ये एक ऐसे सिचुएशन में, ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है, वो जो सोसाइटी बना रहा है, अगर उसे नहीं पता रहेगा कि वो सोसाइटी जो क्रिएट करे उसमें उसकी क्या पोजीशन रहेगी, वो एक ऐसा सोसाइटी बनाएगा उस वक्त में जिसमें सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबके लिए इक्वल जस्टिस होगा, सबको इक्वलिटी के साथ राइट दिया जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो इंडिविजुअल अपने बारे में भी सोचेगा कि अगर मैं कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं अपने लिए नाइंसाफ़ी रखता हूँ, तो हो सकता है कि कहीं कल होकर वो पार्ट मुझे ही मिल जाए, तो मैं लॉस में रहूँगा। आई होप यू आर गेटिंग दैट। तो ऐसे में क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ वर्स्ट ऑफ, जो कि हमारा तीसरा पार्ट था, द कंडीशन ऑफ वर्स्ट ऑफ, यानी कि इंडिविजुअल को डर होगा वर्स्ट ऑफ का, कि कहीं सबसे खराब जो कंडीशन होगा पूरे सिनेरियो का, पूरे सोसाइटी का, अगर मैं चीटिंग करता हूँ, अगर इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो ये पॉसिबल है दैट द वर्स्ट पार्ट आई विल बी गेटिंग दैट, मुझे सबसे वर्स्ट पार्ट मिलेगा सोसाइटी का। और ये खौफ उस इंसान को इस तरह सताएगा कि वो इंसान, जो इंडिविजुअल जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करेगा, सोसाइटी को क्रिएट करेगा, वो सारी चीज़ों को सोसाइटी के अंदर राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, हर चीज़ों को इक्वली डिवाइड करेगा, ताकि कोई भी ज़्यादा रिच ना हो, कोई भी ज़्यादा पुअर ना हो। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड। ये था बेसिक जॉन रॉल्स का थ्योरी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो जॉन रॉल्स के जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो दो प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया गया है। अब मैं दो प्रिंसिपल्स की यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ, तो दो प्रिंसिपल, दैट इज सेकंड प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा इजी है, बट सेकंड प्रिंसिपल के दो सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज डिफरेंस प्रिंसिपल। आई रिपीट, दो सब पार्ट्स है। बहुत सारे बुक्स के अंदर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जॉन रॉल्स का जो दो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है उसके तीन पार्ट है, और वो क्या करते हैं, एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। जॉन रॉल्स की जो प्रिंसिपल है, आप पूरी बुक जब पढ़ेंगे, जस्टिस, उनकी जो बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके अंदर उन्होंने दो प्रिंसिपल्स को बताया है, जिस दो प्रिंसिपल, जॉन रॉल ने दो प्रिंसिपल को बताया है, जिसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल का एक पार्ट है लिबर्टी प्रिंसिपल, और सेकेंड प्रिंसिपल को उन्होंने दो पार्ट में बांटा है, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। नाउ मूविंग अहेड, अब क्या है ये, है क्या ये सेकेंड प्रिंसिपल में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल? जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं जॉन रॉल्स के, जब हम जॉन रॉल्स के इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज ओपन टू ऑल, यानी के लिए रास्ता जो है वो सभी के लिए खुला हुआ है। मीन्स द वे इज ओपन टू ऑल, इट्स अप टू यू दैट हाउ यू परफॉर्म, हाउ टू रिएक्ट टू इट, वॉट एवर यू विल डू, यू विल बी गेटिंग दैट। सो टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की जब हम बात कर रहे हैं रॉल्स थ्योरी में, तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल ओपन टू ऑल। इसके अंदर रॉल्स तीन चीज़ों को बताते हैं। पहला है लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस के अंदर जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, इसमें अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को डिफ्रेंशिएट सिर्फ इस बेसिस पे किया जाता है दैट ही इज़ पुअर, कोई ऐसा कानून हमारी सरकार लेकर आती है कि एक ऐसा, ये बेनिफिट्स है, ये लीगली जो बेनिफिट्स है ये सिर्फ रिच को मिलेगा, पुअर्स को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो पुअर है, तो ये क्या अन्याय होगा? दैट मीन्स इसे जॉन रॉल्स ने क्या किया, गलत बोला पहला जो ओपन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल है, उसका जो पहला टाइप होता है लीगल जस्टिस, ये गलत, ये बहुत ही अनयूजुअल है, तो उन्होंने इसे गलत बताया। दूसरा बर्थ स्टेटस जो दूसरा है पार्ट, उन्होंने उसमें ये बोला कि बर्थ स्टेटस जो पार्ट है, उसमें कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि वो बर्थ से रिच क्लास में हुए हैं, पुअर क्लास में हुए हैं। तो हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा कानून लेकर आती है कि जो लोग इस सर्टेन रिलीजन में बर्थ किए हैं उन्हें ही हम ये बेनिफिट्स देंगे, सर्टेन कास्ट के अंदर, सर्टेन फैमिली बैकग्राउंड के अंदर अगर जन्म लिए हैं, बर्थ किए हैं, तभी इन्हें ये बेनिफिट्स, ये पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कोई लो कास्ट में बर्थ लिया है, कोई रेसिज्म का शिकार हुआ है, कलर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, अदर फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स का अगर वो विक्टिम बना है, तो हम उन्हें ये फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कर रहा है बर्थ का स्टेटस। अगर आप अच्छे फैमिली में हैं तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे।
तो जॉन रॉस इसे भी गलत बोलते हैं नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है, इसके वजह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जस्टिस नहीं। जॉन रॉस जिस चीज़ की बात करते हैं कि जस्टिस, ये जो टर्म उन्होंने यूज़ किया था ओपन टू ऑल, वो अब आ रहा है, एंड दैट इज टैलेंट एंड एफर्ट। दैट मीन्स व्हाट जॉन रॉस सेज दैट आपके पास जितना ज़्यादा टैलेंट रहेगा, जितना ज़्यादा एफर्ट रहेगा, दैट मीन्स जो जस्टिस है, जो जस्टिस है जॉन रॉस के अनुसार, वो हमें किस चीज़ पे डिवाइड करना चाहिए, हमें टैलेंट एंड एफर्ट पे करना चाहिए। हमें जो सोसाइटी के अंदर यू कैन से, जो हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें हैं उसका इनइक्वालिटीज़ है, जो इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर है, उन्हें हमें इक्वल करने के लिए हमें डिवाइड करना चाहिए टैलेंट एफर्ट पर। जो ज़्यादा टैलेंटेड है उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, जो ज़्यादा एफर्ट लगेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उन्हें ज़्यादा एफर्ट मिलेगा। और जॉन रॉस इस थ्योरी को सही साबित करते कहते हैं ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, दैट इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू हैव सम गुड एफर्ट्स, देन यू कैन परफॉर्म बेटर। ना कि आपको लीगल तौर पे आपको बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ना कि आपको बर्थ स्टेटस, बल्कि आपके पास अगर अच्छा टैलेंट है, आप अच्छा एफर्ट लगा सकते हैं, और तब अगर आप सोसाइटी से बेनिफिट्स लेते हैं, सोसाइटी से अच्छी आउटकम्स लेते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है, देन इट्स गुड। आपको पैसे, आप रिच बन रहे हैं अगर टैलेंट के बेसिस पे, आप एफर्ट के बेसिस पे आप फेम कमा रहे हैं, नेम कमा रहे हैं, देन इट्स ओके। बट लीगल जस्टिस, गवर्नमेंट के गलत कानून के तरीके से, बर्थ स्टेटस की वजह से अगर आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, देन इट्स नॉट गुड। ये जस्टिस नहीं है सोसाइटी के साथ। ये जॉन रॉस का कॉन्सेप्ट था पहला, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। नाउ जॉन रॉस का जो दूसरा प्रिंसिपल है, जॉन रॉस का दूसरा प्रिंसिपल बोलता है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल के अंदर जॉन रॉस ने डिस्कशन की हुई है। डिफरेंस प्रिंसिपल हम बात करेंगे, दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल के अंदर जॉन रॉस ने बात की है बेनिफिट्स टू ऑल। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि जब हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स टू ऑल, यहाँ पर जॉन रॉस अपने थ्योरी के अंदर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। पूंजी बात, यानी कि जो रिच हैं उन्हें, जॉन रॉस को उससे कोई इश्यूज़ नहीं आती हैं, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, जो रिच क्लास है इट्स गुड, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी के पास 5 स्विमिंग पूल है, कोई किसी के पास जेट है, किसी के पास अच्छी अच्छी महंगी कार है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें हम वापस बोलेंगे आप झोपड़ियों में आकर रहो, आप कार्स को छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जो पुअर क्लास है उन्हें हम उनके इक्वल में लेकर जा सकते हैं, उनके बैलेंस में लेकर जा सकते हैं। और इसके लिए जॉन रॉस टैक्सेशन के प्रोसेस को ऑथोराइज करते हैं, ऑथेंटिक बताते हैं। जॉन रॉस ये कहते हैं कि जो टैक्सेशन का हमारा प्रोसीजर है, हम जो रिच क्लास है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, और उस टैक्स का हम यूज़ करेंगे जो पुअर पीपल है, जो कि सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, जो कि सोसाइटी में पीछे चल रहे हैं, उन्हें हम अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। और उन्होंने इससे नाम दिया डिफरेंस प्रिंसिपल। उन्होंने इस पूरे प्रोसीजर को नाम दिया डिफरेंस प्रिंसिपल। नाउ लास्ट वन, the last theory that John Rawls proposed was political theory, that is called as liberty principle. Liberty principle, जॉन रॉल्स की जो पहली थ्योरी थी वो लिबर्टी प्रिंसिपल के ऊपर थी। जॉन रॉल्स की पहली थ्योरी लिबर्टी प्रिंसिपल, यानी कि लोगों को पॉलिटिकल राइट्स है, इसमें वो डिस्कशन करते हैं दैट पीपल विल हैव पॉलिटिकल राइट्स। वो जैसा चाहे, जिसे चाहे वो अपना वोट दे सकते हैं, जिसे चाहे अपना लीडर चुन सकते हैं, इस तरह की बातें वो यहाँ पर करते हैं। दूसरी जगह पे जॉन रॉल्स बात करते हैं राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। इन सारी प्रिंसिपल की जॉन रॉल्स बात यहाँ पर करते हैं, बोलते हैं कि ये सारी जो फ्रीडम है, ये लिबर्टी, ये लोगों की लिबर्टी को डिफाइन करती है, और इससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर जस्टिस होगा। लोगों के पास, हर लोगों के पास राइट टू एक्सप्रेस रहेगा, राइट टू फ्रीडम रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अपर क्लास है, कोई रिच क्लास है, कोई काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है, हाई प्रेफरेबल पीपल है, तो उन्हीं के पास है फ्रीडम बोलने का, उन्हीं के पास है कि वो वोट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, जस्टिस को डिफाइन नहीं कर पाएगी। तो जॉन रॉल्स कहते हैं दैट लिबर्टी प्रिंसिपल भी बहुत मैटर करता है सोसाइटी के अंदर जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, ताकि हर स्टैंडर्ड के लोग, हर टाइप के लोग का वोटिंग राइट सेम हो, दैट इज यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज वी नो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड थिंग जो जॉन रॉल्स ये बोलते हैं
कि राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सारी जो चीज़ें, राइट टू गैदर, ये सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, ताकि जो सोसाइटी है इसके अंदर एक इक्वालिटी मेंटेन रखे, और जो इक्वालिटी है यहीं से जस्टिस सोसाइटी के अंदर में। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग। ना जब हम क्रिटिक्स की बात करते हैं तो क्रिटिक्स में फेमिनिस्ट क्रिटिक्स एक बहुत ही फेमस आता है जॉन रॉल्स की थ्योरी का, जहाँ पे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स में कई फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि जॉन रॉल्स की जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम जो जॉन रॉल्स की कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेट सोसाइटी को डिफाइन करती है। एक फेमिनिस्ट थिंकर का ये भी आइडियोलॉजी था दैट जॉन रॉल्स की जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि वो मेन की इसलिए बात करती है क्योंकि जॉन रॉल्स अपने पूरे थ्योरी के अंदर लिबर्टी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं सिर्फ मेल सोच सकते हैं, फीमेल नहीं सोच सकते हैं। फीमेल सोचती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, फीमेल सोचती है चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेने के लिए, और इस पूरे जॉनर्स की थ्योरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं की गई है, इसलिए ये जॉनर्स की थ्योरी ये वुमेन को अपोज करती है। कुछ इस तरह के अलग ही टाइप के क्रिटिक्स हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिक्स आता है जो कि वाल्चर के द्वारा दिया गया था जॉन रॉल्स के इसी प्रिंसिपल का अपोज करते हुए। और चार्ल्स टेलर का भी क्रिटिक्स आता है जॉन रॉल्स की थ्योरी के अंदर। तो बहुत सारे मेजर क्रिटिक्स हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी में। बट फॉर टुडे आई थिंक इट्स इनफ। आई थिंक आपको ये टॉपिक पसंद आया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।